गाइस, आज की वीडियो में एक नए सीटेट के पेपर के साथ हाजिर हो गई हूँ। और आज का सीटेट का जो पेपर है ये 2019 में हुआ था। ये 8 दिसंबर 2019 को हुआ था। सेकंड पेपर है ये। और इसका कोड आप देख लीजिए, इसका कोड है ई। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लीजिए क्योंकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन से सेट के आंसर बताए गए हैं। तो ये सेट ई है। ठीक है, 5 सेक्शन दिए गए हैं, यू नो वेरी वेल। तो आगे चलते हैं। अब पहला सेक्शन है हमारा सीडीपी का, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं कोशिश करूँगी कि आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, तो थोड़ी सी डिटेलली चर्चा करूँगी, तो इस वजह से आप समझने का प्रयास करेंगे। और उसके साथ साथ जिस थ्योरी से, जिस नियम से, या जो भी जो साइकोलॉजिस्ट थी, बिहेवियरिस्ट थी, या सोशलिस्ट थे, उन्होंने जो भी अपने संज्ञान दिए हैं, अपनी परिभाषाएं दी हैं, उनके एक छोटे से स्क्रीनशॉट्स के साथ भी मैं आपको उसका जो एक्सप्लेनेशन शो करने का प्रयास करूँगी। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और आपके सीटेट में ये हेल्पफुल होगी। ओके, तो लेट्स बिगिन द स्टार्ट। तो टेस्ट का सबसे नंबर पहला क्वेश्चन है, नूर विद्यालय में अपना लंच जो है वो लाना भूल जाती है। यह कहते हुए तान्या से उसका लंच उसे साझा करने के लिए कहती है। तुझे आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना है क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ कल लंच साझा किया था, यानी कि मैंने कल तुझे अपना लंच खिलाया था, आज मुझे खिलाना है। तो कोहलबर्ग ने जो है 3 लेवल और 6 स्टेज बताई हैं। जो कोहलबर्ग ने 3 लेवल और 6 स्टेज बताई हैं। ठीक है ना, लेवल तो उसने 3 दिए हैं और स्टेज दिए हैं 6। तो उन्होंने जो है एक जो उनकी स्टेज का एक मुख्य बिंदु है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर मैं वो मुझे कुछ चीज़ देगी तो मैं उसको बदले में दूंगी, इसका मतलब है आदान प्रदान, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, आदान प्रदान। लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूप विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं, ना। मतलब जो एक लिंग जो प्रॉपर्टी है उसको दर्शाती है। तो किसको दर्शाती है? वो हमेशा जेंडर विभेदीकरण को, जेंडर भूमिकाएं को, जेंडर पहचान को, या जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर रूढ़िवादिता होते हैं जो फर्क करते हैं। भाई जेंडर का नाम जहाँ पे आ जाएगा तो उसका मतलब वो बॉयज़ और गर्ल्स में जो है वो एक तरह से कहीं ना कहीं विभेद कर रहे हैं, पार्शलिटी कर रहे हैं। तो जेंडर रूढ़िवादिता को ये शो करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में पाठ्यचर्या में एक ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें जो पिता है वो घर या के कार में लगा रहता है और जो माता है वो बाहर का काम करती है। तो ये एक प्रयास है ना। एक प्रयास कैसा है कि जैसे कहते हैं ना, हमारे जो देश है वो पुरुष प्रधान देश है। तो पुरुष प्रधान देश में ये होता था कि पिता जो है, जेंट्स जो है वो घर का काम करें, और घर से बाहर का काम करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को संभालेंगे, और जो गृहिणी है वो अपने बच्चों को संभालेगी और घर को संभालेगी। तो ये एक उसको पक्षपात को जो है वो थोड़ा सा कहते हैं कम करने का प्रयास किया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये पक्षपात को सख्त करता है, रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि रूढ़िवादिता को समाप्त करने का एक प्रयास है। ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, वाइगोत्स के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित किया जाता है तो इसको क्या कहते हैं? मतलब वाइगोत्स्की ने जो एक अडल्ट बच्चे को एडोलसेंस जो है उन्होंने उस पर बहुत चर्चा की है, एडोलसेंस पे। तो उसमें क्या बताया है? तो देखो ये होता है, मैं इंग्लिश में बता दूँ, हिंदी में जो है वो समझ में नहीं आता, तो इंग्लिश का आप याद रख लीजिए। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इसने 3 लेवल उसने अपनी एडोलसेंस में बताए थे। इसका मतलब है, इसका फोल्डिंग का मतलब होता है कि वो जो चाइल्ड करंट लेवल का जो परफॉर्मेंस है, यानी कि ढांचा है ना, वो ढांचे को जो है हटा लेना, इसको फोल्डिंग को टेम्परेरी भी बोलते हैं, टेम्परेरी मदद बोलते हैं इसका फोल्डिंग को। ठीक है, तो जब तक बच्चा खुद से नहीं करना सीख जाएगा तब तक हम उसको अपनी मदद देते रहेंगे, और जब वो खुद से करने लग जाता है तो वो एक टेम्परेरी हेल्प जो है वो रिमूव कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है?
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार सिद्धांत के अनुसार परिकल्पिक निगमात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। संज्ञानात्मक विकास के अनुसार सिद्धांत के अनुसार परिकल्पिक निगमात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। तो आप 2 से लेके 2 यानी कि सेंसरी यानी कि हमारी जो है हम सेंस के द्वारा सीखते हैं। जैसे कुछ बच्चे क्या है हाथ में लेके सीखते हैं, छूकर सीखते हैं ना। 2 से 7 जो है प्री ऑपरेशनल होता है और 7 से 11 जो है हमारी वो होती है कंक्रीट में बच्चा जो है वो थिंकिंग करने लगता है अलग से अपने पे जो है क्या करता है उसमें तर्क करने की क्षमता आ जाती है। और 11 से 19 जो है ये उन्होंने बताई है एब्स्ट्रैक्ट है ना। तो ये इन्होंने 4 स्टेज दी है। ठीक है, अब बात करते हैं अच्छा तो किसमें परिकल्पित किस में आ जाती है तो ये बताया उन्होंने। तो किस स्टेज में आ जाता है परिकल्पित। क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन हो जाता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त मतलब ये तो होगी फर्स्ट स्टेज, ये होगी सेकंड और ये होगी थर्ड और ये होगी फोर्थ। तो उसमें परिकल्पित यानी कि निगुणात्मक का मतलब होता है कि वो खुद पर डिपेंडेंट होने लगेगा है ना। और डिपेंडेंट खुद की कल्पनाएं सोचना, उलझा रहता है ना, कल्पना करता है उलझा रहता है और सही गलत में भेद भी करने लगता है। तो ये जो स्टेज है उसकी ये होती है स्टेज नंबर 4 अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ना, जिसे एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इसके अनुसार किसके अनुसार एक यहाँ पे हमें साइकोलॉजिस्ट का नाम आता है। बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना किस लिए आवश्यक है। तो ये बताया है क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ये लेव वाइगोत्स्की ने बताया। जहाँ भी आपको सांस्कृतिक सोशल यहाँ पे देखना सोशल और कल्चरल अगर मिल जाए, सोशल कल्चरल अगर मिल जाए तो आंख बंद करके लगा देना ये लेव वाइगोत्स्की है। कौन है ये? लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। मतलब ध्यान में किसको रखना है? पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी है उसको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, कि उसके 6 से लेके 8 तक के शिक्षक को अपनी क्लास में क्या जो है वो सुधार करने चाहिए। तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए और ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधार समाधान की आवश्यकता हो। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त संक्रिया सामग्री को केवल निर्धारित पैटर्न, ये दो तो हो नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर पहले या दूसरे में से एक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है ऐसी समस्या उनके सामने प्रस्तुत करनी चाहिए ताकि वे तर्क आधारित समाधान को खोज सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, हार्वर्ड गार्डनर बुद्धि का वो बुद्धि सिद्धांत दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। वो विद्युत सिद्धांत के अनुसार तार्किक तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं जो मतलब लॉजिकली मैथिकली सोल्व करता है। कुछ की मैथ जो है इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि मतलब कितनी भी आप डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स डिजिट दे दे उसको भी फटाफट मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर देता है। उसका होता है ये है ना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, पैटर्न को खोजने की तर्क की लंबी एवं श्रृंखला को समझने की क्षमता संवेदनशीलता बनेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा विप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है उसे क्या कहा जाता है। मतलब ताकि वो अपने समाज को जो है ग्रहण करे, उसकी सामाजिकताओं को जो है उससे अभिप्रेरित हो, जिम्मेदार बने, क्रियाशील सदस्य बने। तो वह प्रक्रिया किसके द्वारा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सोशलाइजेशन। तो ये समाज से जुड़ी हुई बातें हैं तो समाजीकरण ही सिखाएगा है ना। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है उसके बारे में
जानकारी। क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। आनुवांशिकता पर्यावरण दोनों में जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करता है। यही क्वेश्चन जो है दिसंबर 2018 में सेम क्वेश्चन आता है। वहाँ पे क्या बदलाव था कि ऑप्शन को क्वेश्चन बना दिया गया था कि किस प्रकार प्रभावित करता है। और यहाँ पे देखना आप ऑप्शन ये आनुवांशिकता पर्यावरण की भूमिका के बारे में सेम क्वेश्चन उठा हुआ, देखो बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन ये दिसंबर 2018 में पूछा गया है। क्योंकि मैं जो है पेपर सोल्व करा रही हूँ नए नए सीरीज के साथ में, तो दिमाग में जब डिटेली बताती हूँ तो आ ही जाता है दिमाग में कि कहाँ कब हमने सोल्व करा था ये। एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या होता है उसके बारे में इसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 11। तो प्रगतिशील कक्षा कैसी होती है, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है ना। देखो निष्क्रिय तो हो नहीं सकता, ये इसलिए गलत। विद्यार्थी और ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाना गलत है, दोहराने की तो हमें प्रवृत्ति बच्चों में डालनी नहीं है। शिक्षक के निर्देशक और विद्यार्थियों को चलना जुलना है। शिक्षक को केवल एक फैसिलिटेट माना गया है, एक ज्ञानदाता माना गया है, ना कि उसको प्रयोगकर्ता माना गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं जो चल रही है। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है ना। यानी कि जो फॉर्मेटिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है उसका जो उसमें क्या क्या शामिल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलात्मक आकलन का प्रयोग है ना। मतलब हम जैसे फॉर्मेटिव क्या करते हैं वो वैसे भी करते हैं। कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव सीसी पैटर्न का है क्वेश्चन। छोटे छोटे अंतराल पे भी हम टेस्ट लेते हैं और फिर एक 6 महीने के अंतराल पे भी हम टेस्ट लेते हैं, तो वही चीज़ है ये, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि एक आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक सत्र के निम्न क्षेत्रीय स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इसे रूढ़िवादिता एंड प्रामाणिक रूढ़िवादिता आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए। मतलब सिंपल सा, मैं देख लो कितना बड़ा क्वेश्चन है। सी टेट की केवल यही स्पेशलिटी होती है कि हल तो हर कोई कर ले जाएगा, लेकिन जो उसमें एक अप्रोच होती है अपने मतलब क्वेश्चन को फटाफट पढ़ने की और समझने की, है ना, उसको जितनी उसकी फास्ट होगी वो उतना ही जल्दी आंसर जो है वो खोज पाएगा। मतलब ये बताना चाह रहा है कि आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक और सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र के निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं, है ना। मतलब बहुत नीची जो है वो सोच के लोग हैं और कम दिखाते हैं। मतलब जैसे जैसे कह देते हैं ना कि ये तो पिछड़ी हुई सोच है ना। इससे रूढ़िवादिता प्रमाणिक रूढ़िवादिता आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, अब उसके बारे में ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर है 4। ये क्या है, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे जैसे हरियाणा का देख लो, जो हरियाणा में जो है लड़कियों को कम शिक्षित किया जाता था, कम आंका जाता था, तो आज हरियाणा की लड़की विश्व वर्ल्ड चैंपियनशिप रह रही है मुक्केबाजी में, और मतलब भारोत्तोलन में बहुत जगह बहुत आगे निकल गई है। तो वो क्या रोल मॉडल ही तो है, एक उदाहरण तो प्रस्तुत कर रही है कि नई लड़कियां भी आगे बढ़ सकती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एक समावेशी शिक्षा कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का पहले ऑप्शन है यह विश्वास करना चाहिए, यह विश्वास करना भी चाहिए और बच्चों को दिलाना भी चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। हम किसी पे थोप नहीं सकते, जितनी उसकी अप्रोच होगी वो उतना ही जो है वो ग्रहण करेगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है ना। कैसे प्रदर्शित करता है, पढ़ने के प्रति चिंता, अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, और पढ़े हुए पाठ को समझने और याद करने में कठिनाई। तो ये क्या है, ये सारे के सारे उसमें पढ़ने में कठिनाई को जो है वो दिखा रहे हैं। तो 15 का ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, ये जो है लर्निंग उसकी डिफिकल्टी है।
लर्निंग डिफिकल्टी है उसकी, ठीक है। अधिगम आवश्यकता वाले विद्यार्थी को ये दर्शाती है। ये किसके सूचक है ना। अब मानसिक क्षति तो हो नहीं सकती, मानसिक क्षति होगी तो क्या है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सुलीन नहीं हो सकता है ना। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वाले वर्ग वाले अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। प्रत्येक विद्यार्थी अधिगम के सशक्त पक्षों और कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना है ना। इसका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में जो है क्रिएटिव विद्यार्थी को किस प्रकार प्रोत्साहित करेगी, है ना। चिंतन पर, औपचारिक चिंतन पर बल देकर, औपचारिक चिंतन को अत्यावश्यक करके, ये नहीं हो सकता। दूसरा, प्रोत्साहित करके उसके परिक्षेप जो है और मूल विचारों को महत्व देकर, विद्यार्थियों को जोखिम विद्यार्थियों को जोखिम विद्यार्थियों को जोखिम लेने, जोखिम वाला तो हो ही नहीं सकता, तो ये गलत है। तो ये तो औपचारिक चिंतन ये वाला होगा। तो औपचारिक चिंतन पर बल देंगे तो क्या होगा, उसको केवल एक जगह सीमित कर देना है ना, औपचारिक चिंतन कि भाई केवल उसी पे ध्यान देना है। तो लेकिन उसकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग उसको टारगेट भी तो सेट करने हैं। तो अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके उसको मूल विचारों को महत्व देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है, यानी कि सार्थक अधिगम किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, है ना। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण है रणनीति का, वो है क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। साधन साध्य विश्लेषण और समस्याओं को अनेक लक्ष्यों में विभाजित करना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली है। तो कौन सी है वो शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली इफेक्टिव टीचिंग जो मटेरियल है या मेथड है, वो कौन सी है। तो वो कौन सी है, इसके बारे में भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। इसमें देखो यहाँ पे ध्यान देना है, नहीं बताया है ना। तो नहीं पे देखो बच्चों को अंतर्दृष्टि है तो पॉजिटिव है, ये प्रयोग परीक्षण भी पॉजिटिव है, संवाद परिचर्चा भी पॉजिटिव है। लेकिन जहाँ पे दोहराने की बात आ गई वो क्या है, नेगेटिव है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही क्या होगा, ये नहीं को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। 21 क्वेश्चन नंबर 21। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों को से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर, या उनसे बात करके, या उनकी अरुचि का ध्यान न कर किस प्रकार बर्ताव कर सकते हैं ध्यान न देने वाले बच्चों से, है ना। तो उनसे बात करके तथा उन्हें उनकी अरुचि का कारण जानने का प्रयास करें। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 20 क्या, संरचनावादी उपागम क्या कहलाता है, यानी कि कंस्ट्रिक्ट अप्रोच सजेस्ट क्या बताता है कि अत्यंत किसके लिए आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सही है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान ही हमें ये निर्धारित कराता है कि हमें टीचिंग अपने बच्चों के नीड को ध्यान में रखकर करनी चाहिए, और उनकी लर्निंग जो है एबिलिटी को भी हमें इसी प्रकार हमें देखना चाहिए कि वो किस प्रकार जो है मदद कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि बच्चे जो है अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की रचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए।
क्या करना चाहिए? संवाद के द्वारा बच्चों की अवधारणा को चुनौती देनी चाहिए, चुनौती तो देनी चाहिए, बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए, ये तो गलत है। देखो, हमें ना ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है, जहाँ दिमाग में कुछ ऐसी नेगेटिविटी आए तो हम ऑप्शन को यूं ही काट देते हैं। तो ठीक है, इन्हों क्या है, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सजुनवा सिद्धांत की करते। इसकी पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 23 का, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। और आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर, बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, ये नहीं हो नहीं सकता, बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए। देखो, आप देखो सारे नेगेटिव आंसर दे रखे, आप नेगेटिव का सिर्फ पॉजिटिव ढूंढना है, डांटने का गलत ना। उनको अनदेखा क्यों करेंगे भाई? उनकी छोटी मोटी गलती पे भी हम ध्यान देंगे, तभी तो वे आगे बढ़ेंगे। ये दो नहीं हो सकते, ये तो कैंसिल हो गए। अब देखो, संवाद के द्वारा बच्चों को चुनौती दे सकते हैं, चुनौती देना हम एक बार मान सकते हैं, बच्चों को खारिज नहीं कर सकते है ना, तो ये गलत हो गया। तो केवल इन नेगेटिव आंसर में से केवल यही पॉजिटिव दे रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। देख लो, नेगेटिव में से भी हमने पॉजिटिव आंसर बनाया है, जबकि हमने इसको पहले काट दिया था। संज्ञान और संवेग के बीच किस प्रकार संवेग होते हैं? तो कोग्निटिव और हमारी जो मूल संवेग होते हैं, कोग्निशन और कोग्निटिव में किस प्रकार का संबंध होता है? क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, द्विदिशीय ना, दिशा यानी कि दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है, एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? निम्न से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? अधिगम को प्रभावित करते हैं विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सामाजिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ और सामाजिक एवं सांस्कृतिक संवर्ध। तो क्वेश्चन नंबर 25 का दूर से दिख रहा है आंसर। विद्यार्थी का जो अगर सोशल और कल्चरल जो उसकी एनवायरमेंट है, अगर वो ठीक नहीं रहेगा तो वो उसको प्रभावित करेगा, क्योंकि हम बच्चे को 6 घंटे में स्कूल में क्या सिखा सकते हैं, है ना, वही बात है ना। लेकिन जो उसकी मूल है, जड़ है, उसका सोशल है, एनवायरमेंट का, तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा ही ना, उसकी सोशल सामाजिक स्थिति का। तो आगे चलते हैं। अब इसमें से हमें ढूंढना है कि इसका कौन सा, क्या क्या चीज इसको जो है संवेग में लाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बताया। तो ऑप्शन नंबर 4, उसकी अभिरुचि भी उसके अधिगम को प्रभावित करेगी, है ना। उसके सामने अगर वो ठीक नहीं होगा, बीमार रहता होगा, तो वो भी उसको करेगा। शिक्षा रणनीति, अगर हमारी रणनीतियों में कमी होगी, वो भी इफेक्ट करेगी। तो सारे के सारे जो पैमाने हैं उसको इफेक्ट करेंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 क्या है, सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? निम्न में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? सामाजिक पारस्परिक क्रिया, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, पुरस्कार अभिनंदन, उद्दीपन प्रकृति क्रिया संबंध। क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ज्ञान सार्थक जो प्रक्रिया है, उसका एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? देखो, अब इसको हमें समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या करना चाहिए। पुरस्कार दंड तो होना ही चाहिए, है ना। ये तो अब हम नेगेटिव में से कैसे कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। एक तो बार बार अभ्यास कराने वाला, ये नहीं होना चाहिए। दंड नहीं होना चाहिए, है ना। उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध, ये हो सकता है। लेकिन 26 का इससे बेस्ट ऑप्शन है सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, है ना, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को निर्णय करने का निर्णय लेता है, जैसे कि प्रयोग का नियोजन संचालन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसे कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? मतलब उसे पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा बार बार होती है, तो इसी प्रकार से वो बार बार आंसर भी करता है, उसे एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? जैसे मॉनिटर बन जाता है तो उसे स्टार या बैज मिल जाता है ना, ताकि वो अलग दिख सके, उस भीड़ से अलग हो सके। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास, यानी कि उसमें ऐसी अभिवृत्ति रुचि आ गई है कि वो अपने अधिगम को एक इफेक्टिव बनाना चाहता है और अपनी पहचान भी अलग करना चाहता है ना। क्वेश्चन नंबर 28, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? तो बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय? यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोविज्ञान के अनुसार यह एक
यह एक मनोवैज्ञानिक सामाजिक संरचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। और यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं, उनके गुण पूरी तरह से परिवेश द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। देखो, इसमें ऑप्शन थोड़े लेंथी से दिए गए हैं ना, हम कैसे ढूंढेंगे इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऑप्शन को फिर से दोबारा से पढ़ेंगे। दोबारा पढ़ने से हमें ऑप्शन मिल जाएगा। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है ना। भाई बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था यानी कि वही कितनी 2 से 7 साल है ना। तो सांस्कृतिक संदर्भों में इतना कहाँ वो कल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो पाता है। तो समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है ना। ऑप्शन नंबर 2 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्न से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? मध्य बाल्यावस्था, देखो ये क्वेश्चन जो है 2015 में आया था सेकंड पेपर में। उसमें क्वेश्चन क्या था, उसमें मध्य बाल्यावस्था की एज पूछी गई थी। मध्य बाल्यावस्था की एज, अब जो जो राइटर अलग अलग से टेम्परेरी राइटर हो रहे हैं ना आजकल यूट्यूब के, है ना, अपनी बुक अपना थोड़ा सा कॉपी किया किसी का और अपना छाप दिया। कहीं में भी आपको मध्य बाल्यावस्था की एज नहीं मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ बीएड की जो बुक आती है उनमें दी गई है, क्योंकि मैंने उन्हें डिटेल पढ़ा है। उसमें दी गई है मध्य बाल्यावस्था की एज 6 से लेकर 10 साल तक, है ना। पहली दी गई है 4 से 3 से 6 या 6 से, और फिर दी गई है 10 से 13 साल। ये दी गई है मध्य, यानी पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, ये 3 स्टेज दी गई हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन वहाँ पे था। अब यहाँ पे क्या, मध्य बाल्यावस्था की है। अब देखो मध्य बाल्यावस्था में हमें 6 से लेकर 10 साल के बच्चों को इमिटेट करना है ना। है ना, उसमें हमें अपने फोकस किस करना, 6 से 10 साल के बच्चे को। तो क्या होती है, शारीरिक वृद्धि में विकास बहुत तेज गति से होता है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। फिर है, बच्चे तार्किक मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर सकते हैं। और अधिगम मुख्य रूप से सॉरी अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से जो है वो सोचना प्रारंभ कर देते हैं 6 से 10 साल की एज है। तो थोड़ा सा उनमें तार्किक और लॉजिकल थिंकिंग तो आई जाती है ना मूर्त रूप से, कि जैसे ये बता कि उन्हें जैसे अपने आसपास के बच्चों में थोड़ा सा उनके क्वेश्चनों को इन्वॉल्व करके देख लेना चाहिए। जैसे 6 साल का बच्चा होगा, 7 साल का बच्चा होगा, तो किस प्रकार वो थिंकिंग करते हैं। फर्स्ट से सेकंड क्लास से या यूकेजी एलकेजी में वो अप्रोक्सीमेट जो है वहाँ से आ जाते हैं या पास कर लेते हैं। तो वो किस प्रकार थिंकिंग करते हैं, किस प्रकार सोचते हैं, कुछ ना कुछ उनमें अलग क्वेश्चन करने की, अलग सोचने की जो है वो बुद्धि आ जाती है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। परिवार पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की क्या है, क्या क्रिया है? मध्य एजेंसिया है, द्वितीयक एजेंसिया है, और परिवार है पास पड़ोस। तो परिवार और पास पड़ोस कौन सी एजेंसिया सबको पता है, तो बताने की जरूरत ही नहीं है भाई। प्राथमिक है, सबसे पहली हमारी पाठशाला ही क्या है, परिवार है। ठीक है, तो आज की वीडियो का ही लास्ट क्वेश्चन था। आज की वीडियो में बस इतना ही, और फिर दोबारा से हम इसका जो सेकंड टॉपिक लेंगे वो होगा सेकंड पार्ट, यानी कि साइंस एंड मैथ। और आज शाम को या फिर कल तक मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। कहीं भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न, कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू फॉर, प्लीज़ अपने सजेशन हम तक भेजिए ताकि हम अपनी वीडियो को और बेहतर बना सकें। थैंक यू।